Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम अक्सर बात किया करते हैं, उसके सारे जितने भी चीज़ें हो सकती हैं, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, उसके बारे में हमने मोस्टली डिस्कस किया हुआ है। ऑलरेडी हमारी वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। होता क्या है कि इंडिया में कहीं भी जब लोग हमारी वीडियो को देखते हैं तब उनको एक उम्मीद जगती है। ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करा लिया है, मॉडर्न साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथ में, तरह तरह का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको कामयाबी नहीं मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा मायूसी होती है। लेकिन जब वो हमारी वीडियोस को देखते हैं, जब सक्सेस रेट देखते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं, ये एक उम्मीद की नई किरण है, तो फिर वो लोग भागे चले आते हैं हमारे पास, है ना। ऐसा हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि रिसेंटली अभी कई सारे पेशेंट हमारे पास काफ़ी दूर से आए हैं। और परेशानी क्या है कि वो लोग बस सारी रिपोर्ट्स भी अपनी लेकर के नहीं आते हैं। पिछला जो रिकॉर्ड्स होता है उनका ट्रीटमेंट का, उनकी हिस्ट्री जो होती है, वो सारी की सारी छोड़ के चले आते हैं कि डॉक्टर साहब उन सारी चीज़ों को छोड़िए, आपको नए सिरे से जितना जो कुछ कराना है करा लीजिए और हमको परफेक्ट कर दीजिए। बस ये इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हमको मिल जाए, हम ये चाहते हैं। देखिए, ये आपका जो प्यार है ये अपनी जगह पर दुरुस्त है, सही है, लेकिन आप लोगों को कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि आप डायरेक्टली बस उठ कर के चले आएँ कि डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर दीजिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने आप लोगों को कई मरतबा बताया हुआ है कि इनफर्टिलिटी के केस में स्पेशली हमें डायग्नोज करना पड़ता है कि इनफर्टिलिटी जो है आपकी वो किस नौइयत की है। बेसिकली जो इनफर्टिलिटी है वो आपकी वो कैसी इनफर्टिलिटी है, उसके पीछे के सबब और कॉजेज़ क्या हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग ये सोचते हैं कि पुरानी रिपोर्ट है तो हम उसको क्या लेकर चलें और हम नए सिरे से करा लेंगे। परेशानी क्या होती है कि एकदम से सारे इन्वेस्टिगेशन करा पाना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कॉस्टली चला जाएगा आपका ट्रीटमेंट और बहुत महंगी जांचें होती हैं, तो ऐसे नहीं कराई जाती हैं जांचें। वो डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस हिस्ट्री पर, आपकी जो ट्रीटमेंट प्रीवियसली आपने किया है, जो आपके इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ हमें अब क्या क्या देखना है। बेसिकली वो हमारा जहन किधर जाता है आपकी डायग्नोसिस के लिए, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बेसिकली हम जो आज बताना चाह रहे हैं आप लोगों को वो ये है कि हम मेल इनफर्टिलिटी को किस तरीके से डायग्नोज करते हैं, और आप अगर हमारे पास विज़िट करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से और किस तरीके से प्रिपेयर होकर के हमारे पास आएँ ताकि आप लोगों को ट्रीटमेंट हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। अच्छा, यहाँ पर जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो कुछ तो रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो सेम डे मिल जाया करती हैं, लेकिन मैक्सिमम रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो आपको फ़ौरन नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको 48 आवर्स कम से कम वेट करना पड़ता है, हार्मोनल इवैल्यूएशन अगर हमें करवाना है तो। ऐसी सिचुएशन में फिर आपको जाहिर सी बात है, इतनी दूर से आप ट्रैवल करके हमारे पास आए हैं तो अब आपको कैसे इतना यहाँ रुकने का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। रुकेंगे तो जाहिर सी बात है होटल में रुकेंगे तो उसकी कॉस्ट अलग आ जाती है। तो बेहतर क्या है, किस तरीके से आप लोगों को हमारे पास आना चाहिए। तो देखिए, मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करने के लिए सबसे कॉमन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है सीमेन एनालिसिस। अगर आपने ट्रीटमेंट कराया है पहले, आपको कई साल हो गए हैं शादी को, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर ये सीमेन एनालिसिस कराया होगा। सीमेन एनालिसिस के कम से कम 2 सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी एक सैंपल पर, है ना, किसी एक ही रिपोर्ट पर डिसीजन बना लेना कि आपको इनफर्टिलिटी है, ऐसा मुनासिब नहीं है। आप लोगों को हमेशा 2 अलग अलग लैब से या 2 अलग अलग सैंपल आपको एटलीस्ट इसके कराने चाहिए ताकि ये एग्जैक्टली कंफर्म हो सके कि क्या सच में आपको परेशानी है या नहीं है। सीमेन एनालिसिस में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि आपका सीमेन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, सीमेन आपका जो विस्कोसिटी है वो कैसी है, लिक्विफिकेशन टाइम कितना है, सीमेन जो है आपका वो एसिडिक है या अल्कलाइन है ना, या इसी तरीके से स्पर्म आपके कितने हैं, कितने स्पर्म आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म की मोटिलिटी क्या है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्पर्म कितना यूनिफॉर्म है आपके, है ना। ये सारी चीज़ें हम ये सीमेन एनालिसिस में देखते हैं और इसका एक सिंपल पूरा एक नॉर्मल रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हाँ सच में आपको इनफर्टिलिटी है कि नहीं है। एक बात तो ये सीमेन एनालिसिस बहुत कॉमन है, तो एटलीस्ट आपके पास जितने भी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट्स हैं वो आपको लेकर के हमारे यहाँ विजिट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
इससे पहले आपकी जो आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है और जो इन्वेस्टिगेशन आपने हार्मोन से रिलेटेड करवाए हैं वो ज़रूर आपको लेकर आने चाहिए, वो चाहे जितने ही पुराने क्यों ना हो, है ना। उससे एक आइडिया ज़रूर लगाया जा सकता है कि हाँ, उस वक्त आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल इतना था, उस वक्त आपका LH-FSH इतना था, तो अभी की जो हिस्ट्री है, अभी एक कितना चेंजेस हुए होंगे, तो एक आइडिया लग जाया करता है। तो उस पर ट्रीटमेंट आप लोगों को देना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। हम हार्मोनल इवैल्यूएशन करवाते हैं, आपका टेस्टोस्टेरॉन टोटल, LH-FSH, है ना। प्रोलैक्टिन भी कभी कभी कराना पड़ता है, इसी तरीके से TSH कराना पड़ता है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे E2 वगैरह इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो हमें इवैल्यूएट करने होते हैं, उनको देखना होता है कि क्या सिचुएशन है, कहीं इनमें किसी हार्मोन का इम्बैलेंस तो नहीं है ना। ये चीज़ें हमें कन्फर्म करनी होती हैं। इसके अलावा कुछ स्कैनिंग हमें करानी होती है। बहुत मरतबा आपके सीमेन में कुछ ऐसे इश्यूज़ मिल जाते हैं कि जिसमें डिफॉर्मिटी होती है, जिसमें स्पर्म जो है अब नॉर्मल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पर्म जो है यूनिफॉर्म नहीं रहते हैं, स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है, स्पर्म की मोटेलिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं, बहुत मरतबा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हुआ करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फिर आप लोगों का स्कैनिंग करानी पड़ती है। हम सिंपली पहले स्क्रोटम का स्कैन कराते हैं, कलर डॉपलर करवाते हैं, तो उसी से हम देख लेते हैं कि कहीं आपके बॉडी में कोई इशू तो नहीं है। फॉर एग्जांपल वेरिकोसील तो नहीं है आपके अंदर, कोई टेस्टिकल आपका छोटा तो नहीं है ना, टेस्टिकुलर एट्रोफी तो नहीं है, आपका जो खुसियतैन है बेसिकली उनका साइज़ रिड्यूस तो नहीं हो गया है। इसी तरीके से आपको आपके अंदर कहीं कोई एपिडर्मल सिस्ट वगैरह तो नहीं है, कहीं एपिडिडाइमिटिस तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपके जो पसल्स वगैरह हैं वो बढ़ जाया करते हैं, मोटेलिटी वगैरह का इशू आया करता है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आपने सीमेन एनालिसिस कराया और उसके बाद जो है वो बिल्कुल नील आया, एज़ोस्पर्मिया आया। अब हम हार्मोनल इवैल्यूएशन करवा रहे हैं, वो भी नॉर्मल, आपका जो है USG स्क्रोटम करवाया तो वो भी नॉर्मल। तो ऐसी सिचुएशन में इसको डायग्नोस करने के लिए फिर हमें अब ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये भी एक स्कैनिंग होती है, लेकिन ये स्कैनिंग हम आपके पीछे की जानिब से करवाते हैं, जो पोटी का रास्ता होता है वहाँ से स्कैनिंग करवाते हैं। तो इससे ये चीज़ कंफर्म हो पाती है कि आपके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, आपके अंदर जो रास्ता है ट्रेवल करने का जो स्पर्म के, वो कहीं बंद तो नहीं है जिसकी वजह से स्पर्म आपके बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हमें मिल जाती हैं तो फिर अब हमें देखना पड़ता है कि कहीं मैच्योरेशन अरेस्ट का केस तो नहीं है। अब लास्ट में हमें आपका FNAC कराना पड़ता है या फिर टेस्टिकुलर बायोप्सी हमें करवानी पड़ती है। तो इस तरीके से पूरा जो है एक सिस्टम के थ्रू आपकी डायग्नोसिस बनाई जाती है और इस तरीके से डायग्नोस किया जाता है कि मेल इनफर्टिलिटी जो है आपकी वो किस नौइयत की है और इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा। इस तरीके से पूरा डायग्नोसिस जब बन जाती है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बन जाता है और आपको मेडिसिन भी रिकमेंड कर दी जाती हैं। तो इस तरीके से इलाज होता है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से आप उठ करके चले आते हैं इतनी इतनी दूर से बेचारे परेशान होकर के कि नहीं बस अब डॉक्टर साहब जो कराएंगे हम वही करवाएंगे और वहीं से इलाज लेंगे। आपकी मोहब्बत अकीदत को सलाम है, बट आपको सही से इलाज करना चाहिए और ऐसे डायरेक्टली सारे इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों की तरफ बढ़ा जाता है ताकि आपको ट्रीटमेंट भी प्रॉपर मिलता रहे। अब आपका एक बजट है और सारा बजट आपके इन्वेस्टिगेशन में ही खर्च हो जाएगा तो फिर ट्रीटमेंट आपको कैसे मिलेगा, है ना। तो ये एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कम से कम पैसे आपके खर्च हों और ज़्यादा कॉस्ट आपको ना आने पाए। ये किस तरीके से हम देखते हैं और इसी तरीके से जो रियली नेसेसरी मेडिसिन होती हैं वो आपको रिकमेंड की जाएँ, अननेसेसरी मेडिसिन से आपको बचा जाए। बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि वेरिकोसील है, मान लीजिए बस आप मेडिसिन दे दीजिए, है ना, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, बस मान लीजिए हमें इन्वेस्टिगेशन मत कराइए, मेडिसिन दे दीजिए। अब वो मेडिसिन बहुत कॉस्टली होती हैं, डायरेक्टली मेडिसिन ऐसे देना आपके लिए नामुनासिब होता है, बिल्कुल ऐसे नहीं दी जा सकती हैं। इस वजह से इमेजिंग करा करके, है ना, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करा करके प्रॉपरली जब ये चीज़ें कन्फर्म हो जाया करती हैं कि हाँ टेस्टिकुलर एट्रोफी है तभी उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, या हाँ वेरिकोसील है तभी उसके लिए आपको एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं और उसके लिए मेडिसिन दी जाती है। अननेसेसरी ऐसे हम मेडिसिन आपको नहीं दिया करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है ये आपकी समझ में आ गया होगा और आप लोग ज़रूर इन बातों को फॉलो करेंगे और इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे आप कि जब भी आप हमारे पास विज़िट करेंगे तो प्रीवियसली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपकी, जो भी मेडिकल हिस्ट्री है, आप उसको लेकर के हमारे पास ज़रूर आएंगे ताकि आपकी डायग्नोसिस बनाने में हमें आसानी हो और सही से हम ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड कर पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।